गठबंधन के तो बहुत एजेंडे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा टोटल फेलियर इस सरकार का रहा है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बिहार में है। हज़ारों लाखों लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। नौकरियां, रोजगार के साधन बिहार के अंदर उपलब्ध नहीं है। हेल्थ की व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है। चमकी बुखार के दौर से लेकर के अब कोरोना का आप पूरा दौर देख लीजिए। हेल्थ की व्यवस्थाएं हर एक जिले के अंदर पूरी तरीके से चरमराई हुई है। शिक्षा की मैं बात करूं तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पूर्ण रूप से ख़त्म होने का कगार पर आ चुकी है। इवन टीचर्स भी आज बिहार के अंदर सड़कों के ऊपर हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर फेलियर है, हेल्थ और एजुकेशन के इशू के ऊपर पूरा फेलियर है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट किसान, क्योंकि किसान की तो कोई जाति नहीं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के जो किसान हैं, मैंने पहले भी कहा, पिछले साल भी हमने यहाँ पे किसान रैली की थी बड़ी। तो चाहे गेहूँ की बात हो, चाहे वो धान की बात हो, दोनों फसलें जो प्रमुख रूप से खासतौर पे मगध और हमारे इस बेल्ट के अंदर ओल्ड शाहबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उगाई जाती हैं, तो इन दोनों फसलों का जो एमएसपी है, मुझे लगता है कि एमएसपी मिलना इस इलाके के किसान के लिए एक बड़ा सपना ही बन के रह गया है। 1100-1200 रुपये क्विंटल के अंदर किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार की सरकारी खरीद को लेकर के ना कोई व्यवस्था है, ना कोई नीति है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसान की अगर कहीं है तो वो बिहार में, और बिहार में ख़ास तौर पे ये हमारी धान की बेल्ट जो है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बना दी है। तो एनडीए का दावा किसान की आय दुगनी कर दी, ना केवल खोखला है, और मुझे लगता है कि किसान के साथ एक बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। ये मुद्दा भी चुनाव के अंदर एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा। सर, खबर ऐसा भी है कि बक्सर में जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं उन पर शराब मामला और अपहरण का मामला दर्ज है, इसको लेकर कांग्रेस इस बार उनका चेहरा बदलने वाली है। देखिए, सब राजनीतिक मामले हैं और सर इनको कैसे राजनीतिक कर सकते हैं? विपक्ष के द्वारा उठाए हुए मामले, ये तो मामले अभी सब जगह से। देखिए, अभी कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो प्रक्रिया जो है हर एक सिटिंग एमएलए जो हमारे होते हैं पार्टी के पूरे देश में, उनकी एक अपनी अलग प्रक्रिया रहती है। वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करती है। बक्सर का दौरा सर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया दौरा रहा और सभी साथियों का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार बनती तो बक्सर के कुछ विशेष। देखिए, वो तो सरकार बनने हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और मेरी कोशिश रहेगी, मेरे लिए प्राथमिकता बिहार के किसान की है। बिहार के किसान को एमएसपी कैसे मिले, इस नीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की। डाउन नहीं है, वो तो पाताल लोक में चली गई है हमारी जीडीपी देश की, -23 पे पहुंच चुकी, 29 के ऊपर पहुंच चुकी है। तो मैं समझता हूं कि देश आज घोर संकट के अंदर आ चुका है और देश के प्रधानमंत्री दाना खिलाने में व्यस्त हैं, मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं, कभी वो चिड़ियाओं को, पक्षियों को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से देश की राजनीति का व्यापारीकरण इस सरकार ने किया है, वेलफेयर स्टेट और विकास के एजेंडे को मीडिया के माध्यम से, इस शब्द का मैं बारी बारी प्रयोग करूँगा, मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को डाइवर्ट करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि जिस समय देश का इतिहास लिखा जाएगा, कैसे 2014 से 2020 तक एक बड़ी बर्बादी हमारे देश में आई, तो इसका जवाब ना केवल मीडिया को भी देना होगा, और क्योंकि विकास के एजेंडे के ऊपर चर्चा मीडिया ने बंद की। पिछले 6 वर्षों में कोई भी डिबेट नौजवानों के रोज़गार को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मीडिया के किसी हाउस ने वो डिबेट नहीं उठाया। सर, मोदी सरकार में रेलवे का निजीकरण का कवायद शुरू कर दिया गया है, तो क्या कांग्रेस इसको अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी? देखिए, जिस प्रकार से निजीकरण देश में हुआ है, वो एक बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश है
कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्ति को सौंपने की एक बड़ी साजिश। और पूरा देश जानता है कि पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से दो उद्योग घरानों को इस देश की 100 करोड़ जनता और सरकार के द्वारा बनाई हुई संपत्ति जिस प्रकार से सौंपने का काम हुआ है, वो आने वाले दिनों में बहुत घातक सिद्ध होगा। और जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यापारीकरण के माध्यम से देश को गुलाम बनाया था, देश उसी ओर बढ़ रहा है, देश उसी ओर बढ़ रहा है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से निजीकरण का विरोध करती रही है और आने वाले दिनों में भी हम सरकार की इस नीति का डट के विरोध करेंगे। सर, बिहार में कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से कितना सीटें पर लड़ने वाली है? देखिए, बिहार के अंदर हम पिछली बार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 41 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 101 सीट के ऊपर हमारे गठबंधन में जब जेडीयू थी तो जेडीयू चुनाव लड़ी। तो अब उन 101 सीटों के अंदर किस प्रकार से सीट्स का डिवीज़न होना है, इस पर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि जल्दी इसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। हम आप लोगों को संख्या बताएंगे और निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ा जाएगा। थैंक यू।